नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब अनधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित कर सकेंगे। अब लोग आसानी से अब नियमित करा सकेंगे। सीएम के निर्देश पर नियमों में ये बड़ी ढील दी गई है। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम में संशोधन हुआ है। नगरीय निकाय सीमा के भीतर नगर निगम, नगर पालिका और सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के भीतर नगर निवेश कार्यालय में किए जा सकेंगे आवेदन। नए नियम में पार्किंग के लिए कड़े प्रावधान रहेंगे। पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अन्य निर्माण को हतोत्साहित करना, पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, आम लोगों को संशोधन का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर नियमित समीक्षा करेंगे। तो बड़ी राहत सीएम भूपेश बघेल द्वारा दी गई है। छत्तीसगढ़ में घूम घूमकर मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों को इलाज दिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने गोवंश के इलाज के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू करने का फैसला किया। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का ऐलान किया और इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से ये योजना शुरू की जाएगी। बाद में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल शासकीय पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था होगी। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए गौठान में चारागाहों का भी विकास किया गया है। तो वहीं इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, ऐसे में इस योजना का क्या असर होगा, इससे समझा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ शहर में और गांव में शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना मेडिकल मोबाइल यूनिट हमने प्रोवाइड किया, उसी प्रकार से गांव में हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू की। अब गौवंश के लिए भी मेडिकल यूनिट हम ला रहे हैं, जो मोबाइल यूनिट होगी, जिसमें ये सुविधाएं होगी कि जहाँ भी डिमांड होगी वहाँ जाके गौवंश का इलाज किया जाएगा। उसमें चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो उस सब चीज़ के वहाँ इलाज करने की व्यवस्था होगी। गोधन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा, मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं है, उनका खजाना खाली है। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं, हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, और मैं सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि रोज हमारी गौ माताएं बड़े बड़े ट्रकों के चपेट में आ रही हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। आपने गौठान बनाया, किसके लिए बनाया? गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। गौठान बनाने का आपका हेतु क्या है? गौ माताओं के लिए है ना, तो गौ माता तो गौठान में है ही नहीं। रायपुर से बड़ी खबर है। 71 आदिवासियों की मौत वाले बयान पर पलटवार हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। छत्तीसगढ़ की जनता से जेपी नड्डा माफी मांगे, आदिवासियों से जेपी नड्डा माफी मांगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बड़ा बयान सामने आया है।
नहीं आए, ऐसा तो नहीं को षड्यंत्र कर रहे हैं, दिमाग में हो कि होने वाला है उसके पहले बोल दें, तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं, इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे, और नड्डा जी किसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। एक और बड़ी खबर है, रायपुर से कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। अरुण साफ को कांग्रेस ने कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने अरुण साफ से सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कब और किस तारीख को हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कब हलफनामा दिया, कांग्रेस ने कब श्री राम के अस्तित्व को नकारा, कांग्रेस ने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका कब और कहां तैयार किया था, श्री राम जन्मभूमि में मस्जिद बनाने का वादा कब और किस नेता ने किया, आरोपों की प्रामाणिकता क्या है, ये कांग्रेस द्वारा कहा गया है, पूछा गया है। 15 दिनों में कांग्रेस ने नोटिस का मांगा है जवाब नहीं देने पर मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस के नोटिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। उन्होंने उनसे जो पूछे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कब तथा किस तारीख और सन को हलफनामा दिया है जिसमें भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया है। इस संदर्भ में वो दस्तावेजी साक्ष्य सहित हमें जवाब दें। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका तैयार कब तथा किस तारीख और सन को किया था। इस संदर्भ में भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप दस्तावेजी से उत्तर उनसे मांग की गई है। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कब तथा किस तारीख और सन को किया था। इस संदर्भ में भी दस्तावेज से जवाब उनसे मांगा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था श्री राम श्री कृष्ण सबके हैं। इस बयान के संदर्भ में श्री अरुण साहब जी ने बयान दिया कि श्री राम और श्री कृष्ण निसंदेह सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के कभी नहीं हो सकते। श्री साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने ऊपरी अदालत में बकायदा हलफनामा देकर श्री राम को काल्पनिक बताया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका तैयार किया था। आज इनको याद आती है राम की। मैं कहता हूं, जब ये मध्य प्रदेश सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी भी मंत्री थे तब कौशल्या धाम की याद नहीं आई। ये हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इनका नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मजाक उड़ाते थे ये लोग। आज मंदिर बन गया है तो सब राम के पीछे चल रहे हैं। इन्होंने जो नोटिस भेजा है उसका तथ्यात्मक जवाब हमारा लीगल सेल दे देगा। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा राम को काल्पनिक बताने का प्रयास किया है। ये सारे समाचार पत्रों में छपा है। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी बचेली के खिलाफ आंदोलन जारी है। स्थानीय बेरोजगारों को ठेका श्रमिक का काम देने की मांग को लेकर स्थानीय युवाओं का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है। प्रबंधन और जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा के साथ आज हुई बैठक भी विफल रही, जिसके बाद आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। एनएमडीसी चेक पोस्ट पर 12 गांव के युवा पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। एनएमडीसी का उत्पादन ठप होने से रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय बेरोजगारों को काम देने की मांग हो रही है। एनएमडीसी बचेली के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। आज भी बात नहीं बन पाई और अब आंदोलन जारी रखने की बात की गई है। स्थानीय युवाओं का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। प्रमंडल और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक भी हुई जो बेनतीजा निकली। एनएमडीसी बचेली के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और अब प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा क्योंकि आज बात नहीं बन पाई है। स्थानीय बेरोजगारों को काम देने की मांग हो रही है और इसी को लेकर तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा और आज बात नहीं बन पाई है। आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जब तक बात नहीं बन जाती तब तक इसी तरह से प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। गरियाबंद की बात करते हैं जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चुरा ब्लॉक के गोंदला बहारा मिडिल स्कूल में लगे ताले को एसडीएम ने खुलवाया। स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ा था। एसडीएम खुद स्कूल परिसर पहुंचे और ताला खुलवाया। उन्होंने बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने पर ग्रामीणों ने न्यूज 18 का आभार जताया है। न्यूज 18 के बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हमार ग्रामीण धन्यवाद करत हन। बहुत अच्छा खबर चलाइस, बहुत प्रमुखता से खबर चलाइस, हर जगह दिखाइस वह ओकर लिए पूरा ग्रामीण की तरफ से मैं धन्यवाद करत हूँ। और जो हमार मांग रहीस ओला एसडीएम साहब आके हमारा आश्वासन दीस कि तुम्हारे काम तुरंत अभी चालू हो जी तत्काल। एसडीएम साहब आए थे और वो आदेश किए कि तो उसके आदेशानुसार हम काम चालू कर दें हाथा निर्माण कर। कोरबा में एससीसीएल की घेवरा परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। शक्तिदास महंत की जमीन भी अधिग्रहण किया गया है। 3 एकड़ भूमि के बदले नौकरी, मुआवजा और बसाहट के लिए सालों से उसका बेटा संघर्ष कर रहा है। उसने एससीसीएल के अधिकारियों पर प्रताड़ना और असहयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से अपने बच्चों सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग भी की है। 80% दिव्यांग हो चुका बंशीदास अपनी एक बीमार बेटी सहित 5 बच्चों के पालन पोषण में सक्षम नहीं है। से वंचित होने के बाद मेरे माता पिता और पत्नी समय के पूर्व मृत्यु हो चुका है, जिसका जिम्मेदार एससीसीएल प्रबंधन है और शासन है। क्योंकि शासन के द्वारा मुझे किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है और एससीसीएल अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ में, जिसको लेकर मैं जन दर्शन में जन चौपाल में कलेक्टर साहब को 6 नाव को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस इच्छा मृत्यु का मैं मांग किया हूं। और अगर मेरे समस्या का निदान नहीं किया गया तो मैं पूरा परिवार से। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख के इनामी नक्सली ने पत्नी के साथ सरेंडर किया। नक्सली झारखंड के रीजनल कमेटी का सदस्य था। जिले के एसपी और सीआरपीएफ के सामने दोनों ने सरेंडर किया। दोनों 13 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। 12 बड़ी वारदातों में दोनों शामिल थे। रायपुर से बड़ी खबर है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश जारी है। बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रायपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। महासमुंद रायपुर में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं से फसलों को नुकसान की भी संभावना है। तो तेज बारिश हुई है। रायपुर संभाग में महासमुंद रायपुर में भारी बारिश अब हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर येलो अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा से बड़ी खबर है। जिले में कल से लगातार बारिश हो रही है। NH 30 पर आया है पानी। जिला मुख्यालय और छिंदगढ़ के बीच पानी आ चुका है। करीब 3 फीट तक सड़क पर पानी बह रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।